कहाँ तक हुआ था? अच्छा, अधातु होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। नॉन मेटल अधातु, ये तो शुरुआत से ही समझ रहे हैं कि अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 तत्वों में हमने अधिकांश को देखे थे धातु है। 118 तत्वों को मुख्य रूप से अगर देखें तो दो ही भाग में बांटा गया है, धातु और अधातु में। तो हम धातु को तो पढ़ चुके हैं। धातु कौन है? तो धातु के कई सारे गुण हैं और गुणों के आधार पर ही तय होता है कि कौन धातु होगा। हम धातु के कई सारे गुणों पर चर्चा किए थे कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, धातु कठोर होता है, धातु को पीटने पर एक खास प्रकार की ध्वनि निकलती है, धातु आघातवर्तनी होते हैं, वे उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तमाम तरह के गुणों को हमने धातुओं के बारे में पढ़ा था। लेकिन ये अधातु है और अधातु किसे कहेंगे? तो इसका नाम ये नॉन मेटल। आप देख रहे हैं ना, नॉन मेटल मतलब जो मेटल नहीं है। जो मेटल नहीं है वही है क्या? नॉन मेटल। तो अधातुओं को इसी रूप में अगर देखे परिभाषित करें तो 118 तत्वों में जो धातु के समान व्यवहार नहीं करते हैं, धातु के समान व्यवहार नहीं करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। तो नॉन मेटल अधातु वे तत्व हैं, नॉन मेटल या अधातु वे तत्व हैं जो धातु के समान व्यवहार नहीं करते हैं। आपने धातुओं के गुणों के बारे में पढ़ लिया कि धातु में क्या गुण है, धातु के क्या भौतिक और रासायनिक गुण है, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो 118 तत्वों में वे तत्व जो जिनमें धातु के गुण नहीं है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। अधातु की संख्या मात्र कितनी है? 22, मात्र 22। यानी कि खोजे गए तत्वों में 80% तत्व जो है वो धातु ही है। खोजे गए तत्वों में 80% तत्व जो है वो धातु है। अधातुओं की संख्या मात्र कितनी है? 22। अधातुओं की संख्या मात्र 22 है। और 22 अधातुओं को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो तो अधातु की स्थिति को देख लीजिए। अधातु जितने भी गैस तत्व वे सारे के सारे क्या है? अधातु। गैस में आप हाइड्रोजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन को देख लीजिए, नाइट्रोजन को देख लीजिए, फ्लोरीन को देख लीजिए, क्लोरीन को देख लीजिए, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। 1 2 3 4 5 6 11। तो जितने भी गैसीय तत्व हैं वे सारे के सारे क्या हैं? अधातु। उसके बाद आपको अधातु लिक्विड में मिलेगा, हालांकि लिक्विड अधातु मात्र एक है, वो कौन? ब्रोमीन। और उसके बाद आपको नॉन मेटल जो है सॉलिड मिलेगा, ठोस मिलेगा। ठोस में आप कार्बन को ले लीजिए, फास्फोरस को ले लीजिए, सल्फर को ले लीजिए, ठीक है, आर्सेनिक ले लीजिए, एंटीमनी, हालांकि वे मेटलवाइड है। तो कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब प्रमुख आपका सॉलिड। बिस्मथ हो गया, ठीक है, बिस्मथ हो गया, ये सब आपका सॉलिड नॉन मेटल है। तो 118 तत्वों की अब तक खोज हो गई है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 118 तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है और 118 तत्वों को मुख्य रूप से हम धातु अधातु में ही बांटते हैं।
और बांटने का तरीका है क्या, तो हम गुणों के आधार पर ही ये बंटवारा करते हैं। हमने धातुओं के गुणों को तय कर दिए हैं कि धातु में क्या क्या गुण होनी चाहिए, और वो तत्व जिनमें धातु वाले गुण नहीं है वो धातु नहीं है, और जो धातु नहीं है वही अधातु है, वही नॉन मेटल है। और इसकी संख्या मात्र कितनी है? 22 है। इसकी संख्या मात्र कितनी है? तो 22 है। तो धातु अधातु उसे कहा जाता है, नॉन मेटल उसे कहा जाता है जो धातु के समान व्यवहार नहीं करते हैं, जो मेटल के समान व्यवहार नहीं करते। इन अधातुओं की संख्या 22 है, और 22 में 11 अधातु सिर्फ किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। 11 अधातु किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। एक अधातु किस अवस्था में है? लिक्विड। शेष क्या है? सॉलिड। शेष क्या है? सॉलिड में आप कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, बिस्मथ, ये सबको याद रखेगा। और कुछ तत्वों को हमने उपधातु सोचे थे कि ये उपधातु है। जो भी उपधातु है ना, चाहे आप आर्सेनिक को ले लीजिए, चाहे आप आर्सेनिक को ले लीजिए, एंटीमनी को ले लीजिए, आर्सेनिक को ले लीजिए, एंटीमनी को ले लीजिए, सब उपधातु है। लेकिन जो उपधातु है ना, उसमें भी धातु अधातु वाले गुण ज्यादा है। अधातु वाले गुण, जैसे सिलिकॉन भी दोस्तों अधातु ना होकर इसे उपधातु के श्रेणी में हम रखे थे जब पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। लेकिन जो अधातु है, जैसे सिलिकॉन जो उपधातु है, सिलिकॉन, आर्सेनिक और एंटीमनी, इनमें भी अधातुओं के गुण बहुत ज्यादा है, धातुओं के गुण बहुत कम है। इसीलिए उपधातु को भी अधातु कह देंगे तो कोई गलती इसमें होने वाली नहीं है, क्योंकि जितने भी उपधातु हैं उसमें अधातु के ही गुण क्या है? ज्यादा है। क्लियर हो गया? इतनी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अब अधातुओं को पहचान करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्लियर है? बात समझ गए? तत्वों की संख्या कुल कितनी है? 118 तत्व है, और 118 तत्व में धातु कौन होगा? इसके लिए हम धातु के गुणों को पढ़ चुके हैं। जिन तत्वों में धातु वाले गुण नहीं है वो धातु नहीं है, और जो धातु नहीं है वो अधातु है। यानी अधातु वो है जिसमें धातुओं के समान गुण नहीं पाए जाते हैं। अधातुओं की संख्या मात्र कितनी है? 22 है, जिसमें 11 अधातु क्या है? गैस। एक अधातु क्या है? लिक्विड। एक अधातु क्या है? लिक्विड। और बाकी क्या है? सॉलिड। सॉलिड में एक आयोडीन को ले सकते हैं। आप किसको ले सकते हैं? आयोडीन भी नॉन मेटल है, और ये सॉलिड है। कोई दिक्कत है? अब हमें अधातुओं के गुणों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अधातु के गुणों को समझने के लिए हम धातु और अधातु के गुणों के बीच अंतर को समझते हैं। अधातु के क्या क्या गुण हैं? तो धातु के गुण तो हम पढ़ चुके हैं, अब अधातु के गुण पढ़ेंगे। तो अधातुओं के गुणों को समझने के लिए हम धातु और अधातु के गुणों के बीच अंतर क्या है इसको समझते। धातु और अधातु के गुणों को अंतर समझते समझते, धातु और अधातु के गुणों को अंतर को समझते समझते आपको अधातु का गुण बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आइए धातु और अधातु के गुणों के अंतर को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम विचार कर लेते हैं किन गुणों पर दोस्तों? भौतिक गुणों पर विचार कर लेते हैं। किन गुणों पर? भौतिक गुणों पर विचार कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर विचार कर लेते हैं, भौतिक गुण पर। भौतिक गुण यानी कि जिन गुणों को समझने के लिए प्रयोगशालाओं की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है, वही है भौतिक गुण। तो अधातुओं के क्या भौतिक गुण है? तो धातु अधातु दोनों के भौतिक गुणों के बीच हम आपको अंतर बता रहे हैं, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा आपसे। सबसे पहला अंतर भौतिक अवस्था को लेकर हम देख लेते हैं। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था
भौतिक अवस्था अगर आप धातु को देखें तो धातु जो था आपका अधिकांश क्या था? ठोस था। अधिकांश धातु क्या थे? ठोस थे। अपवाद एक पारा था जो किस अवस्था में था? द्रव अवस्था में था। जो धातु है वो गैस नहीं होते हैं, कोई भी धातु गैस नहीं है। सामान्य ताप और दाब पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब पर धातु जो है वो अधिकांश ठोस है। एक धातु आपका क्या था? द्रव था। वो कौन था? पारा था। वो पारा था दोस्तों। लेकिन अगर अधातु को देखें, अधातु की भौतिक अवस्था, तो अधातु की भौतिक अवस्था अभी तुरंत देख लें। अधातु ठोस भी है, अधातु द्रव भी है, अधातु गैस भी। अधातु क्या है? तो अब क्या देख रहे? धातु ठोस है, पारा अपवाद है कि जो गैस है। लेकिन पारा अपवाद है कि द्रव है, पारा अपवाद है कि द्रव है। लेकिन अधातु की स्थिति देखे तो अधातु ठोस है और गैस है। हालांकि द्रव अधातु भी मात्र कितने हैं? 1 ब्रोमीन। द्रव धातु भी मात्र कितने हैं? 1 पारा। तो आप भौतिक अवस्था में क्या अंतर देख रहे हैं? भौतिक अवस्था में अंतर देख रहे हैं कि धातु सामान्य ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। धातु सामान्य ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, जबकि 11 ऐसे अधातु है जो सामान्य ताप दाब पर क्या पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर है? पहला अंतर को समझे कि नहीं? अधातु ठोस भी है, अधातु द्रव भी है, अधातु गैस भी है। लेकिन धातु ठोस है। एक धातु जो है वो द्रव है, एक अधातु जो है द्रव। क्लियर कट बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगला अंतर पर चले। भौतिक गुणों के बीच क्या अंतर है देख ही लिए। अगला अंतर कि कठोरता पर आते हैं। कठोरता, हार्डनेस। अगर धातु की कठोरता देखें तो धातु अत्यंत कठोर होते हैं, अत्यंत कठोर होते हैं। अपवाद आपका था इसमें, अपवाद आपका था कौन धातु? क्षारीय धातु। अपवाद कौन था? क्षारीय धातु, जैसे कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। तो धातु जो है, जो ठोस अवस्था में धातु, क्योंकि जो द्रव अवस्था में है, जो द्रव अवस्था में है दोस्तों, उसकी कठोरता की तो हम बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो धातु की जो कठोर धातु जो होते हैं वो अत्यंत कठोर होते हैं, अत्यंत कठोर। आप एल्युमिनियम को ले लीजिए, आप जस्ता को ले लीजिए, आप कॉपर को ले लीजिए, तो इसमें कठोर होते, धातु कठोर होते। हालांकि जो क्षारीय धातु है वो कठोर नहीं होते। आप जानते हैं कि क्षारीय धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। लेकिन अगर अधातु की कठोरता देखें तो अधातु की कठोरता, अधातु जो गैस है उसकी कठोरता की तो हम बात करेंगे नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन वाला जो गैस है अधातु, उसकी कठोरता की तो हम बात कर नहीं सकते। कठोरता की बात हम उसी संदर्भ में करेंगे कि वो ठोस है तब। तो अगर आप ठोस अधातु का जिक्र करिए, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, तो ये सब ठोस अधातु है। लेकिन ये सब बिल्कुल कठोर नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल कठोर। मोम देखें ना, मोम एकदम मोम के समान ये सब ठोस है, मोम के समान। तो जो अधातु होते हैं ना वो धातुओं के समान कठोर नहीं होते, ठोस होकर भी। फास्फोरस एकदम मोम के समान होते हैं, सल्फर बिल्कुल मोम के समान होते हैं, कार्बन प्रकृति में एकदम शुद्ध अवस्था में देखें तो कोक के रूप में पाए जाते, वो भी मुलायम होते। तो अधातु जो है उसमें धातुओं के समान कठोरता नहीं पाई जाती। 11 अधातु तो केवल गैसीय अवस्था में है, उसकी कठोरता की हम जिक्र कर ही नहीं सकते हैं।
लेकिन जो ठोस अधातु है उनमें भी कठोरता नहीं होती है। ठोस अधातु में भी कठोरता नहीं होती है, बल्कि वे मोम के समान मुलायम होते हैं। वे मोम के समान मुलायम होते हैं। चाहे हम फास्फोरस की बात करें, वो मोम के समान मुलायम होते हैं। कार्बन की बात करें, कार्बन में कोक की बात करें तो वो मुलायम होते हैं, क्योंकि कार्बन में एक अपर रूप है हीरा, जो इतने कठोर होते हैं कि फिर उतने कठोर धातु भी नहीं होते। लेकिन हीरा को अगर अपवाद मान ले, क्योंकि हीरा कार्बन का अपर रूप है, इसीलिए हीरा भी क्या होगा, अधातु होगा, और उसकी कठोरता आश्चर्यजनक से काफी उच्च होते हैं। तो हीरा को अगर अपवाद मान ले तो अधातु बिल्कुल कठोर नहीं होते हैं धातुओं के समान। वे मोम के तरह मुलायम होते हैं। ठोस भी होते हैं तो मोम के तरह मुलायम होते हैं। क्लियर बात समझ रहे? पहला अंतर समझे कि नहीं समझे? पहला अंतर क्या था? धातु ठोस है, एक धातु द्रव है। धातु ठोस है, एक धातु द्रव है, लेकिन अधातु ठोस द्रव गैस, यानी कि गैस जो होते हैं, गैसीय तत्व केवल अधातु ही हो सकते, गैसीय तत्व धातु नहीं हो सकते हैं। दूसरा अंतर समझे कि नहीं समझे? तीसरा अंतर पर आए। तीसरा अंतर को आप समझिए। तीसरा अंतर था कि धातु जो होते हैं वे इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाते हैं। सोडियम, कॉपर, ये सब धातु है और ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये धन आयन का निर्माण करते हैं। लेकिन दोस्तों वही अधातु की बात करें, अधातु की बात करें, ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, फ्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसका निर्माण करते हैं, ऋण आयन का निर्माण करते हैं। और धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसका निर्माण करते हैं, आयन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, आयन का निर्माण। तो तीसरा अंतर आप आयन बनाने को लेकर देख सकते हैं। जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। या धातु धन आयन का निर्माण करते हैं और अधातु ऋण आयन का निर्माण करते हैं। धातु धन आयन का निर्माण करते हैं और अधातु ऋण आयन का निर्माण करते हैं। हालांकि अधातुओं में एक अपवाद हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन धन आयन के साथ साथ ऋण आयन का भी निर्माण कर सकते हैं। तो एक अपवाद आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन चूंकि गैस है और गैस है तो वो क्या होगा, धातु ही होगा। सभी के सभी गैसीय तत्व क्या होते हैं, अधातु होते हैं। सभी के सभी गैसीय तत्व क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन धन आयन भी बना लेते हैं अधातु होकर भी, और हाइड्रोजन ऋण आयन भी बनाते हैं। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के संबंध में हमें याद रखना पड़ेगा कि धन आयन ऋण आयन दोनों आयन निर्माण करने में हाइड्रोजन सक्षम। क्लियर हो गया? अधातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की या ग्रहण करने का गुण होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो क्या कहलाएगा, या ऐसे तत्व जो धन आयन का निर्माण करते हैं। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अगले अंतर को देखते हैं। चौथा अंतर जो है, अगर आप धातु को देखें तो धातु जो होते हैं वो सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं, उष्मा के भी सुचालक होते हैं और विद्युत के भी सुचालक होते हैं। ठीक है ना। धातु के बारे में हम क्या समझ रखे हैं, ठीक है।
धातु के बारे में हम क्या समझ रखे हैं कि धातु उष्मा के भी सुचालक होते हैं और धातु विद्युत के भी सुचालक होते हैं, और ऐसा क्यों होते हैं उसका भी हम जिक्र किए थे। लेकिन अगर अधातु की बात करें तो अधातु क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अधातु क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। उष्मा के भी कुचालक होते हैं और विद्युत के भी कुचालक होते हैं। तो धातु अधातु के गुणों में अगला अंतर ये सुचालक कुचालक। सुचालक यानी कंडक्टर, कुचालक मतलब इंसुलेटर। तो धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु उष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? इसका कारण है दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक इसलिए है क्योंकि धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और अधातु विद्युत और उष्मा का कुचालक इसलिए है क्योंकि अधातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन, अधातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं ये भी हम जिक्र कर चुके हैं। अगर किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है? अगर किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में गमन आसानी से कर सकता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन वही किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में गमन के लिए सक्षम नहीं होते हैं। अगर अंतिम कक्षा में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसे बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में गमन नहीं कर सकते। यानी आप कह सकते हैं कि धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अधातुओं के परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 या 5 या 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन अगर अंतिम कक्षा में है तो ये बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि धातुओं के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। अधातु उष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि अधातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव है। अधातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव है। और धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में कितना? 1, 2 या धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन अगर किसी परमाणु में है तो निश्चित ही वो किसका परमाणु है? अधातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन संभव है। किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन सक्षम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहना संभव है। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया? 4 अंतर अभी पढ़ चुके हैं। क्लियर समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? हम धातु अधातु के गुण एक साथ आपको बता रहे हैं कि ताकि आप बिल्कुल समझ सके। अब आइए दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए। एकदम क्लास में हर एक बात याद होनी चाहिए। पहला अंतर क्या था? किसको लेकर? भौतिक अवस्था को लेकर। इसमें तो अंतर आप समझ गए हैं। और मेन अंतर यही समझना कि धातु आपका गैस नहीं है। धातु आपका गैस नहीं है, गैस केवल अधातु होते हैं। और गैस के बाद हम तत्व वाली बात कर रहे हैं। अब जानते हैं ना कई यौगिक भी किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। तो हम कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? तत्वों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तत्वों की। 118 तत्वों की बात कर रहे हैं। अगला अंतर किसको लेकर था? कठोरता। एक तो 11 अधातु सिर्फ गैसीय अवस्था में है, टोटल 22 है, उसमें आधा गैसीय है।
एक द्रव है, बचा 12 ठोस है, तो जो ठोस अधातु है वो धातुओं के समान ठोस नहीं होते हैं, वे धातुओं के समान ठोस नहीं होते हैं, वे मोम के तरह क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। तीसरा अंतर इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करने पर था, इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करने पर था। दोस्तों आप जानते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन को। अगला अंतर था सुचालक और कुचालक को लेकर, सुचालक और कुचालक को लेकर धातु उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते, अधातु उष्मा विद्युत के कुचालक होते। क्लियर। अगला अंतर, अगला अंतर दोस्तों है कि आपने पढ़े थे कि धातु जो होते हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं और साथ साथ धातु जो होते हैं क्या होते हैं, तन्य होते हैं, मेलिएबल और डक्टाइल। जो धातु होते हैं वो आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, यानी कि धातुओं पर, धातुओं को पीट पीट करके उसे चादर के तरह फैला सकते, धातुओं को खींचकर उसे तार के शक्ल में परिवर्तित कर सकते, तार के शक्ल में। तो हम धातु के गुणों के बारे में यह पढ़ चुके हैं कि धातु जो होते हैं, धातु जो होते हैं वो आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं, लेकिन अधातु तो अधिकांश गैसीय आधादी गैसें हैं, एक द्रव है, लेकिन इसमें कोई आघातवर्ध और तन्यता नहीं होती। अगर ठोस अधातु को आप हथौड़े से पीटिएगा भी तो वो दोस्तों उसकी प्रकृति क्या होती है, भंगुर होती है। कोयला पीटते हुए देखे ना, कोयला पर पीटते हैं, कोयला चकनाचूर हो जाता है कि ना, क्योंकि कोयला कार्बन का रूप है, कार्बन अधातु है। तो जो धातु होते हैं, जो धातु होते हैं वो आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं, आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं, लेकिन अधातु जो ठोस है वो आघातवर्धनीय और तन्य नहीं है। जो अधातु ठोस है वो आघातवर्धनीय तन्य नहीं है। उस पर अगर हथौड़े से प्रहार किया जाए तो ठोस अधातु जो है उस पर हथौड़े से प्रहार किया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, भंगुर हो जाते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। 5 अंतर को समझ लिए। छठा पर आइए। छठा अगर बात करें हम धातु की, तो धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। क्या होती है, चमक होती है, और इन चमक को मेटेलिक लस्टर या क्या कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं। धातु जो चमकते हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब धातु जो है चमकते, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। लेकिन अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। अपवाद ग्रेफाइट चमकते हैं, आयोडीन चमकते हैं, वो अलग बात है। ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु है लेकिन वो भी चमकते हैं, तो उन अधातुओं को अपवाद मान ले, आयोडीन ग्रेफाइट को अपवाद मान ले, तो कोई अधातु में विशेष चमक नहीं होती, वो चमकते नहीं है। और सबसे अच्छा उदाहरण आप कोयला को देख लीजिए, कोई चमक है उसमें? कोयला तो समान रूप से आप देखे होंगे ना। प्रकृति में कार्बन जिस रूप में सर्वाधिक मौजूद है वो है कोयला। क्या उसमें कोई चमक है? क्या नहीं है चमक। तो धातु होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अधातुओं में कोई चमक नहीं होते हैं, वे प्रकाश में चमकते नहीं है। और अगर हम इसके कारणों का जिक्र करें कि धातु में क्यों विशेष प्रकार की चमक होती है और क्यों धातुई चमक का अधातु में अभाव होता है, तो इसका भी कारण फ्री इलेक्ट्रॉन है। धातुओं की वे चमक क्यों है? तो धातु के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है।
फ्री इलेक्ट्रॉन एक विशेष प्रकार के प्रकाश को अवशोषित होकर एक विशेष प्रकार की चमक पैदा करता है, और वहीं फ्री इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है किसमें? अधातु में। फ्री इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है किसमें? अधातु में। और फ्री इलेक्ट्रॉन के अभाव होने के कारण भी अधातुओं में धातुओं के समान चमक नहीं पाई जाती है। आयोडीन की है, आयोडीन की में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बावजूद आयोडीन में चमक पाई जाती है। अब आप कहिएगा आयोडीन में चमक पाई जाती है तो क्या उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन आयोडीन की एक खासियत है, कहिए कि आयोडीन एक विशेष प्रकार के रंगों को अवशोषित करके विशेष प्रकार के रंगों का उत्सर्जन करने में सक्षम है। और ये आयोडीन के साथ नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे कि आयोडीन जिस परिवार में आते हैं, आयोडीन जिस फैमिली से आते हैं, उस फैमिली का सारा जो है तत्व चमकते हैं। तो आयोडीन में यह क्षमता है कि वे विशेष प्रकार के प्रकाश को अवशोषित करके विशेष प्रकार के रंगों को उत्सर्जित करे। आयोडीन बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का, वायलेट कलर में आपको चमक देगा वो। और जहां ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में भी चमक होती है। तो ग्रेफाइट में क्यों चमक होती है? तो ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन है, अधातु होकर भी ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया? समझ गए? अधातु में कोई चमक नहीं होती है, अधातु में कोई चमक नहीं होती है, अधातु में कोई चमक नहीं होती है, अधातु में कोई चमक नहीं होती है। क्लियर हो गया दोस्तों? अगला अंतर हम क्या ले? अगला अंतर दोस्तों, अगला अंतर आप मेल्टिंग पॉइंट को ले लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट याद है ना किसको कहते हैं? द्रवनांक। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। और आप घनत्व की भी बात कर लीजिए, डेंसिटी की भी बात कर लीजिए, डेंसिटी की बात कर लीजिए, यानी किसकी बात कर लीजिए? घनत्व। इन तीनों शब्दों से हम परिचित हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और घनत्व क्या होता है। इस बात से हम परिचित है कि नहीं? तो अगर इन तीनों गुणों को देखें तो कुछ अपवादों को छोड़ दे तो धातु का मेल्टिंग पॉइंट अधातु से क्या होता है? अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। फास्फोरस ठोस है, मात्र 44 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाएगा, मात्र। और अभी तो 44 डिग्री वैसे है, रखल रखल क्या रखल रखल फास्फोरस पिघल जाए। तो जो अधातु है ना उसकी मेल्टिंग पॉइंट धातु से कम होती है, अधातुओं का बॉइलिंग पॉइंट धातुओं से कम होती है, अधातुओं का घनत्व धातुओं से कम होता है, अधातुओं का घनत्व धातुओं से कम होता है। अब अपवाद में आप हीरा को रख लीजिए, ग्रेफाइट को रख लीजिए। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन है। हीरा और ग्रेफाइट की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है काफी ज्यादा होता है, काफी। तो अगर ग्रेफाइट और हीरा को अपवाद मान ले तो बाकी जितने भी धातु है सबका मेल्टिंग पॉइंट अधातु से ज्यादा होता है, सबका बॉइलिंग पॉइंट अधातु से ज्यादा होता है और सबका घनत्व अधातु से ज्यादा होता है। और घनत्व में तो हीरा का भी घनत्व और ग्रेफाइट के भी घनत्व से भी कहीं ज्यादा होता है। किसका घनत्व? अधातु का। हीरा की भी घनत्व की बात करिए तो 2.43 होता है, जबकि हम सोना का घनत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, 19.1 होता है, 19.1 होता है। क्लियर हो गया? बातों को समझ गए कि नहीं समझ गए? इतने अंतर में तो आप सब कुछ क्लियर कट समझ में आ गया होगा। तो धातु अधातु के बीच कितने अंतर को हम समझे? 8। एक बार आइए दोस्तों पुनः समझ लेते हैं। नोट में अलग अलग लिखा हुआ है और हम धातु अधातु को एक जगह इसलिए बता दिया आपको कि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, और बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। क्या शुरुआत में तो अधातु धातु को पहचानने में ही दिक्कत होती है, लेकिन पहचान में कोई ज्यादा दिक्कत है? आइए दोस्तों एक बार पुनः देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या समझे कि 118 तत्वों में
अधिकांश तत्व धातु है, धातु के गुण निश्चित कर दिए गए हैं, और जिन तत्वों में धातु के गुण नहीं है वही क्या है, यानी अधातु वे तत्व हैं जिसमें धातुओं के समान गुण है, और इसकी संख्या मात्र 22 है। इसकी संख्या मात्र 22 है। भौतिक अवस्था के बीच अंतर को देख लीजिए क्लियर। क्या धातु अधिकांश आपका ठोस है, एक धातु द्रव है पारा, लेकिन आधा आधी अधातु क्या है, गैस है। 11 अधातु क्या है, गैसीय तत्व धातु नहीं हो सकते हैं, गैसीय तत्व हमेशा अधातु होते हैं। कठोरता का जिक्र आप समझ ही गए हैं कि धातु जो ठोस है वो बहुत कठोर है, लेकिन अधातु जो ठोस है वो मोम के तरह मुलायम है। उसके बाद धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं, और अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण वे ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होने के कारण वो ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु जो है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वे ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होने के कारण वे ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु में आघात वर्धनीयता और तन्यता पाई जाती है, जबकि अधातु में इसका पूरी तरह से क्या है, जो ठोस अधातु भी है ना, उसको हथौड़े से पीटने पर वे भरभरा यानी भंगुर हो जाते हैं। ठीक है, वे भंगुर हैं। तो जो ठोस अधातु है उसमें कोई आघात वर्धनीयता तन्यता का गुण मौजूद नहीं है। ठोस अधातु को हथौड़े से पीटने पर वे चकनाचूर हो जाते हैं, जबकि धातु को हथौड़े से पीटने पर वो चकनाचूर नहीं होते हैं। उसके बाद धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। अधातु में इस तरह की कोई चमक, और धातु अधातु में विशेष प्रकार की जो चमक होती है वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु में चमक क्यों होती है, तुम धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अधातु में चमक का क्यों अभाव होता है, तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का। और उसके बाद अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और घनत्व को देखें तो धातु का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और घनत्व तीनों का तीनों अधातुओं से क्या होता है, ज्यादा होता है। कुछ अपवाद है हीरा और ग्रेफाइट के संदर्भ में, लेकिन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर हो गया, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार धातु के भौतिक गुणों को आप पढ़िए, उसके बाद हम रासायनिक गुणों पर आते हैं। दोस्तों ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइए कि आप धातु अधातु के जो भौतिक गुण हैं उनके बीच के अंतर को समझ चुके हैं। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन है, हीरा में चमक होता है, हीरा अधातु है और हीरा में चमक होता है। हीरा में भी वैसी चमक होता है जो धातुओं में भी नहीं है। तो हीरा के चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
हीरा में विशेष प्रकार के जो चमक होते हैं उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन ध्यान रखिएगा, तराशा हुआ हीरा ही चमकता है। हीरा को अगर तराशा नहीं जाए तो उसमें कोई खास चमक होती नहीं है। बहुत तेज चमकते हैं तराशा हुआ हीरा, तराशा हुआ हीरा। आइए दोस्तों, अब रासायनिक गुणों को लेकर अंतर को समझ लें कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर है। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु के बीच क्या अंतर है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, मिक्सचर और पीरियोडिक टेबल का लोड नहीं है क्वेश्चन क्या? अच्छा, लोड है, लोड है, नाम लिखा हुआ है ना, लोड है, लोड। अब आइए दोस्तों, रासायनिक गुणों के अंतर को समझते हैं। सबसे पहले जो धातु होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, धातु होते हैं, धातु जो होते हैं, ठीक है ना, जो धातु होते हैं, पहला अंतर, वे एक परमाणुक होते हैं। वो क्या होते हैं? एक परमाणुक होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। एक परमाणुक होते हैं यानी क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लोहा, कॉपर, ये सब धातु है। ये सब क्या है? धातु है। ये मोनो एटॉमिक है। वही अगर अधातु की बात करें तो अधातु जो है ये क्या होते हैं? डायटोमिक होते हैं। क्या होते हैं? डायटोमिक होते हैं। चाहे आप H2, N2, O2, F2, Cl2, ठीक है ना। फास्फोरस तो P4 होता है, सल्फर तो एसाइट होता है। क्या होता है? तो डायटोमिक के जगह फास्फोरस और सल्फर आपका टेट्राएटोमिक है और पॉलीएटोमिक है। तो आप धातु के अणुओं और डायटोमिक, मोनोएटोमिक समझ रहे हैं ना। अणुओं का निर्माण परमाणुओं से होता है, अणुओं का निर्माण, और एक अणु का निर्माण जितने परमाणु से होता है उसे ही परमाणुकता कहते हैं, उसे ही एटोमिसिटी कहते हैं। यानी कि जो धातु के अणु है वो केवल एक परमाणु से निर्मित होते हैं। जैसे सोडियम, ये सोडियम का परमाणु भी है और ये सोडियम का अणु भी है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन ये परमाणु है और ये अणु है, ये परमाणु है, ये अणु। तो धातु जो है ना, अधिकांश धातु जो है वो डायटोमिक है, यानी कि अधातु के एक अणु का निर्माण अधातु के दो परमाणुओं से होता है। वहीं फास्फोरस जो है, फास्फोरस के एक अणु का निर्माण फास्फोरस के 4 परमाणु से होता है। वहीं सल्फर है, सल्फर के एक अणु का निर्माण सल्फर के 8 परमाणु से होता है। सल्फर के एक अणु का निर्माण सल्फर के 8 परमाणु से होता है। लेकिन धातु आपका क्या है? मोनोएटोमिक। अधातु आपका डायटोमिक है। अधातु आपका क्या है? डायटोमिक है। फास्फोरस टेट्राएटोमिक है, सल्फर पॉलीएटोमिक है, सल्फर पॉलीएटोमिक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अधातुओं में इनर्ट गैस है। कौन गैस? इनर्ट गैस है। अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस, अक्रिय गैस जो है वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन, ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस धातु के तरह ही क्या होती है? मोनोएटॉमिक होते हैं। तो अधातु में इनर्ट गैस वो मोनोएटॉमिक है, सामान्य गैस डायटोमिक है, फास्फोरस टेट्राएटोमिक है, सल्फर पॉलीएटोमिक है। क्लियर हो गया?
तो अधातु और धातु के परमाणुओं के बीच भी धातु और अधातु के अणुओं के बीच भी अंतर है। जहां धातु के अणु एक परमाणुक होते हैं, धातु के अणु एक परमाणुक होते हैं, अधातु के अणु द्विपरमाणुक होते हैं, अधातु के अणु चतुष्परमाणुक होते हैं, अधातु के अणु बहुपरमाणुक होते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना पड़ेगा कि इनर्ट गैस, अक्रिय गैस जिसकी संख्या कुल 6 है, अक्रिय गैस धातु के समान ही क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं। अक्रिय गैस धातु के समान ही क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं। क्लियर? बातों को समझ गए कि नहीं समझ गए? पहला अंतर समझे रासायनिक गुणों के आधार पर, कोई दिक्कत है ना? आइए दूसरा अंतर को समझते हैं। दूसरा अंतर, दूसरा अंतर है कि आप जानते हैं कि धातु जो होते हैं वे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कौन गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो जो भी धातु हो, चाहे आप सोडियम को ले लीजिए, मैग्नीशियम को ले लीजिए, लोहा को ले लीजिए, सब की अभिक्रिया धातु के साथ होती है। सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का त्याग करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सोडियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है तो वो ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेता है। मैग्नीशियम के साथ जल की अभिक्रिया हो, इसके लिए जल को थोड़ा गर्म करना पड़ता है। और लोहा साधारण जल से नहीं बल्कि भाप से रिएक्शन करता है, भाप से रिएक्शन करता है। लेकिन जो धातु होते हैं ना, वे जल से अभिक्रिया करते हैं। अब सोना चांदी प्लेटिनम की अलग बात है कि वो नहीं करते हैं, हम जानते हैं कि वो अभिक्रियाशील है ही नहीं। लेकिन सोना चांदी प्लेटिनम जैसे धातु को अगर हटा दीजिए तो सभी धातु जल से अभिक्रिया करते हैं। और धातु जल से अभिक्रिया करके कौन गैस निकालता है? हाइड्रोजन गैस निकालता है। लेकिन वहीं दोस्तों अगर अधातु की बात करें तो अधातु फास्फोरस को ही ले लीजिए, फास्फोरस जल से अभिक्रिया करता है? नहीं करता है। कार्बन जल से अभिक्रिया करता है? नहीं करता है। सल्फर जल से अभिक्रिया करता है? नहीं करता है। अधातुओं की जल के साथ अभिक्रिया होती नहीं है। अब जानते होंगे कि फास्फोरस को जल के अंदर ही डुबाकर रखा जाता है सुरक्षित। क्यों रखा जाता है उसका उचित कारण है, हम आएंगे फास्फोरस तो उसको समझेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं लेकिन अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को त्यागते हैं। धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन गैस देता है? लेकिन किसी भी अधातु की जल के साथ अभिक्रिया नहीं होती है। गर्मा दीजिए, उबाल दीजिए, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। कोयला को डाल दीजिए पानी में, कुछ भी होता है? नहीं होता, उल्टे भीग जाता है, सुखाना पड़ता है, अभिक्रिया नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो रासायनिक गुणों में पहला अंतर हम अणुओं के संदर्भ में देखे, अणुओं के संदर्भ में देखे। दूसरा अंतर जल के साथ अभिक्रिया को लेकर है। सल्फर को जल में डाल देने पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नहीं करेगा अभिक्रिया। अगला अंतर पर चले। तीसरा, अब जो बात हम आपको बता रहे वो तो नोट में है नहीं, लेकिन आप जाने कि नोट में क्या है, बता क्या रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जो है ना, हम इसीलिए जूनियर स्टूडेंट सबको कम पढ़ाते हैं। अब जूनियर स्टूडेंट जो है अब यही बात फाउंडेशन में पढ़ाते रहते हैं, मिलाते रहता है, ये पढ़ा रहा क्या है क्या। हाँ,
सर क्या 3 नंबर में क्या लिखे हैं, क्या है? अरे समझे कि न समझे सर, लिखा वनन है। तो आप बातों को समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और ये जानना जरूरी है। आप धातु के बारे में जान गए, अधातु के बारे में जानने के लिए आपको उनके बीच के अंतरों को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक भी धातु अधातु के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींचे हैं। अब पीरियोडिक टेबल में भी देखे हैं ना, धातु अधातु का बंटवारा टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के द्वारा हुआ है। तीसरा अंतर है कि आप धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाए थे, धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाए थे, ऑक्साइड बनाए थे। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, और इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अधातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, कार्बन अधातु है, सल्फर भी ऑक्सीजन, सल्फर अधातु है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया धातु भी करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया अधातु भी करते, लेकिन अंतर है, जहां एक और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, उसी तरह अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय। तो धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है, और अधातु की अभिक्रिया भी ऑक्सीजन के साथ होती है। ऑक्सीजन से धातु भी अभिक्रिया करते हैं, और ऑक्सीजन से अधातु भी अभिक्रिया करते हैं। धातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, और अधातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन धातु अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति एक समान नहीं होती है। अगर हम धातु के ऑक्साइड की बात करें तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? वही अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। एक बात और समझ लेना है दोस्तों, कि आप ये भी समझे थे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, इसकी प्रकृति क्या है? उभयधर्मी है, ठीक है ना। उभयधर्मी यानी कि एम्पोटेरिक, उभयधर्मी यानी क्या? एम्पोटेरिक। तो आप जानते हैं कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, या फिर क्या होते हैं? लेकिन अगर आप अधातु के ऑक्साइड की बात करें, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। लेकिन कुछ अधातु है जैसे कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपको क्या होते हैं दोस्तों? उदासीन। उदासीन का मतलब पीएच मान 7। तो धातु के ऑक्साइड या तो क्षारीय होते हैं फिर, और अधातु के ऑक्साइड या तो अम्लीय होते हैं फिर उदासीन। अधातु के ऑक्साइड क्षारीय नहीं हो सकते हैं, और धातु के ऑक्साइड उदासीन नहीं हो सकते हैं। क्लियर हो गया? बात को समझे कि नहीं समझे? एक तरफ क्या देखे हैं, एक तरफ आप क्या समझे कि अधातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, धातु भी ऑक्सीजन से, धातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, अधातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, धातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, अधातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। लेकिन धातु का ऑक्साइड क्षारीय या, जबकि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय या कार्बन मोनोक्साइड की प्रकृति, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रकृति, नाइट्रस ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन। क्लियर है? बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? कितना रासायनिक गुणों के बीच अंतर को समझे। 3। पहला अंतर परमाणु के साथ था, अणुओं के साथ था।
पहला अंतर अणुओं के साथ था, दूसरा अंतर जल के साथ अभिक्रिया को लेकर पढ़े, और तीसरा अंतर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को लेकर पढ़े, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को लेकर पढ़े। कल क्लास हुआ था जी? तो सर लिए थे कल क्लास? ओहो। 4 नंबर आप अम्ल के साथ धातु अधातु की अभिक्रिया को देखे थे, समझे थे कि धातु जो है वह अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, है कि ना है? धातु जो है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या देते? हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये बात तो हम समझ लिए थे कि धातु जल से अभिक्रिया करे कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करे, दोनों स्थितियों में वे किस गैस का परित्याग करते हैं? हाइड्रोजन गैस का परित्याग करते हैं। तो धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन अगर अधातु की बात करें दोस्तों, अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते ही एक अपवाद है नाइट्रिक अम्ल से अधातुओं की अभिक्रिया होती है। नाइट्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिससे अधातु अभिक्रिया करते हैं, लेकिन इसके अलावे किसी भी अम्ल से अधातुओं की अभिक्रिया, जो अधातु होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, किसी से अभिक्रिया नहीं करते, यानी धातु का अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं होता है। धातु का अम्लों के साथ अभिक्रिया होता है, लेकिन अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस त्याग करते हैं, लेकिन अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, एक अम्ल है नाइट्रिक अम्ल HNO3, एक अम्ल है नाइट्रिक अम्ल HNO3। इस नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातुओं की अभिक्रिया होती, नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातुओं की अभिक्रिया होती है, और नाइट्रिक अम्ल के साथ आप जानते हैं कि धातु की अभिक्रिया नहीं होती है कि नहीं? क्लियर है बात, समझ गए? और सॉरी नाइट्रिक अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होती है, नाइट्रिक अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, ठीक है ना? नाइट्रिक अम्ल से धातु अधातु दोनों अभिक्रिया करते हैं, लेकिन नाइट्रिक अम्ल से आप जानते होंगे केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज ही अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। इसके अतिरिक्त नाइट्रिक अम्ल से सभी धातु अभिक्रिया तो करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस का परित्याग नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? पहला अंतर था धातु अधातु के अणुओं को लेकर, दूसरा अंतर था जल के साथ अभिक्रिया को लेकर, तीसरा ऑक्साइड को लेकर अंतर था, चौथा था क्या? अम्ल के साथ अधातुओं की अभिक्रिया नहीं होती है, मेनली रूप से देखें। अगला अंतर है दोस्तों, पांचवा अंतर, कि जो धातु है वो धातु से अभिक्रिया नहीं करते। जो धातु है वो धातु से अभिक्रिया नहीं करते हुए धातु के साथ अभिक्रिया। आप एल्युमिनियम और जिंक के बीच अभिक्रिया देखे नहीं होगा ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या अधातु की अधातु के साथ अभिक्रिया होती है, बिल्कुल होती है। हाइड्रोजन का क्लोरीन से अभिक्रिया होती है, बिल्कुल होती है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। या अधातु ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया कर रहा था, तो अधातु जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना रहा था, तो ऑक्सीजन भी क्या है?
अधातु अधातु से अभिक्रिया करते हैं, अधातु अधातु से अभिक्रिया करते हैं। और यही नहीं, अधातु धातु से भी अभिक्रिया करते हैं, अधातु धातु से भी अभिक्रिया करते हैं। अधातु की धातु के साथ अभिक्रिया होती है। सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो सोडियम धातु ऑक्सीजन क्या, तो धातु कभी धातु से रिएक्शन नहीं करता है, धातु कभी धातु से रिएक्शन नहीं करता है, धातु कभी धातु से रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अधातु अधातु से अभिक्रिया करता है, अधातु अधातु से अभिक्रिया करता है, अधातु धातु से भी अभिक्रिया करता है, अधातु धातु से भी अभिक्रिया करता है, अधातु अधातु से भी अभिक्रिया करता है, लेकिन धातु धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर है? इतना ही उत्तर, इतना ही अंतर आप समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आई? एक बार रासायनिक गुणों को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। करेक्ट केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव याद कर लेने से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। अगर किसी को ज्यादा याद है तो मिलवाइए उससे हमको। क्या केमिस्ट्री हमारे नोट में इतना क्वेश्चन याद, इतना क्वेश्चन का कलेक्शन दे दिए हैं, आप उसको पूरी तरह से याद कर लिए, ठीक है ना, पूरी तरह से याद कर लिए, उसके बाद कुछ बचता नहीं है दोस्तों। अगर पूरा याद कर लिए तो कौन आपके सामने में बोल रहा है केमिस्ट्री में? कोई नहीं बोलेगा। क्या दस नंबर नहीं हुआ है, 10 नंबर हो गया है सूरज कुमार, 10 नंबर हो गया है। वीडियो डाले थे, सीरियली डाले हैं ना, सीरियली वीडियो डाला हुआ है दोस्तों। क्लियर? तो धातु अधातु के गुणों के बीच अंतर को हम समझे। अब अधातुओं के गुणों को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? होगी? 10 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन नहीं हुआ है? हो गया है, सब हो गया है जी। आइए दोस्तों, पहला अधातु को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब पहला अधातु क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे पहले आप हाइड्रोजन के बारे में तो ये बताना नहीं पड़ेगा कि ये गैस है क्या? तो हाइड्रोजन अधातु है, गैसीय अवस्था में रहते ही आप जानते ही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात याद रखना है कि ये डायएटॉमिक है। क्या है? डायएटॉमिक। यानी हाइड्रोजन के एक अणुओं का निर्माण हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से होता है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का निर्माण हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से होता है। तो हाइड्रोजन डायएटॉमिक है और यह गैस है। यह कैसा गैस है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और उदासीन। उदासीन कहने का मतलब यह है कि अगर हाइड्रोजन को जल में घुला दे
तो हाइड्रोजन घुला हुआ जल ना तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करेंगे न ही क्षारीय गुण प्रदर्शित करेंगे, वे क्या रहेंगे? उदासीन रहेंगे। तो हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और उदासीन गैस, उदासीन गैस। दूसरी बात यह याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस, ये पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत कम, वायुमंडल में बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। जबकि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली तत्व कौन है? हाइड्रोजन। तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। क्योंकि हाइड्रोजन अधातु भी तत्वहीन है, तो हाइड्रोजन जो है ना हमारे वायुमंडल में बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन अगर हम ब्रह्मांड को देखें तो ब्रह्मांड में 70 से 80% केवल क्या है? हाइड्रोजन। सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य जो सूर्य है, उस सूर्य का भी 70% भाग का निर्माण किससे हुआ है? सूर्य के भी 70% भाग का निर्माण किससे हुआ है? तो हाइड्रोजन हमारे वायुमंडल में तो बहुत कम पाए जाते हैं, हाइड्रोजन हमारे वायुमंडल में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन है? अगली बात कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, लेकिन आप ये भी समझे कि हाइड्रोजन जो है दोस्तों, हाइड्रोजन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में 9 के बराबर। ऐसा क्यों? तो 118 तत्व है, 118 तत्व में सबसे कम वजन वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। यानी कि सबसे हल्का तत्व, चूंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, इसका द्रव्यमान एक परमाणु का द्रव्यमान मात्र कितना है? 1 केमियो। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और उसके बाद सबसे हल्का गैस भी कौन है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्का गैस भी कौन है? हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका वजन, एक परमाणु का वजन मात्र 1 केमियो। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्की गैस है, हल्की गैस। ये इतना हल्का गैस है कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। अब जानते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल पाए जाने का एक बहुत बड़ा कारण पृथ्वी का गुरुत्वीय आकर्षण है। पृथ्वी पर वायुमंडल पाए जाने का कारण पृथ्वी का एक गुरुत्वीय आकर्षण है। लेकिन हाइड्रोजन इतने हल्के हैं दोस्तों कि ये पृथ्वी के गुरुत्व को पार करके ब्रह्मांड में क्या हो जाते हैं, या अंतरिक्ष में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। अंतरिक्ष में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। क्लियर दोस्तों, बात समझ गए? एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रह्मांड में कहाँ रहता है हाइड्रोजन? ब्रह्मांड में जो आकाशीय तारे हैं दोस्तों, असंख्य आकाशीय तारे, हमारा सूर्य शामिल है उसमें, उन तारों का अधिकांश हिस्सा किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से बना हुआ है। सूर्य का भी 70% हिस्सा किससे तैयार है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारे वायुमंडल में नहीं पाए जाने का कारण है दोस्तों कि यह इतनी हल्की तत्व अथवा गैस है कि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। अगला गुण हाइड्रोजन के बारे में यह याद रखना होगा दोस्तों कि हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में
विवादित है, आवर्त सारणी में विवादित है। हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में आज भी सही नहीं है। जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था, मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था, तो उस समय उसके भी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का स्थान विवादित था। और जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन का स्थान क्या है? विवादित है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन का स्थान क्या है? विवादित। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का स्थान विवाद का क्यों है? दोस्तों बात है कि दोस्तों आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में वर्ग ए में क्या है? क्षारीय धातु। और वर्ग 17 में क्या है? हैलोजन। वर्ग 17 में क्या है? हैलोजन है। ये बात आप जानते हैं। तो हाइड्रोजन का गुण क्षारीय धातु से मिलते हैं। सोडियम क्षारीय धातु है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके प्लस बना सकता है। बिल्कुल, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके हाइड्रोजन प्लस बना सकता है। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? तो हाइड्रोजन के कई गुण किससे मिलते हैं? लेकिन हाइड्रोजन के कई गुण किससे मिलते हैं? जैसे क्लोरीन हैलोजन है, डायटोमिक होते हैं। हाइड्रोजन भी क्या होते हैं? डायटोमिक होते हैं। हैलोजन का आयनन विभव बहुत ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का भी आयनन विभव बहुत ज्यादा। तो हाइड्रोजन का स्थान मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में विवादित है, और इसलिए विवादित है कि हाइड्रोजन का गुण क्षारीय धातु से भी मिलते हैं और हाइड्रोजन का गुण हैलोजन से भी मिलते हैं। हाइड्रोजन का गुण क्षारीय धातु से भी मिलते हैं, हाइड्रोजन का गुण अधातु हैलोजन से भी मिलते हैं। इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को यहां पर भी स्थान दिया गया है और हाइड्रोजन को यहां पर भी स्थान दिया गया है। एक एक तत्व दो दो जगह पर रहेगा, ये विवाद का ही विषय है जी। तो हाइड्रोजन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्ग 1 के क्षारीय धातु और वर्ग 17 हैलोजन दोनों के साथ रखा गया है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के गुण दोनों से मिलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के गुण दोनों से मिलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का गुण दोनों से मिलते हैं। और एक ही तत्व का दो दो जगह स्थान होना सही बात नहीं है। क्या? सरासर गलत है दोस्तों, समझ रहे हैं ना? अगला गुण जो बताएंगे दोस्तों हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन अति ज्वलनशील गैस, अति ज्वलनशील गैस, अति ज्वलनशील। हाइड्रोजन जब जलता है तो एकदम विस्फोट के साथ जलता है, इतना ज्यादा यह ज्वलनशील है दोस्तों, इतना ज्यादा। तो हाइड्रोजन किसी भी वस्तु को जलने में सहायता नहीं करते। हाइड्रोजन किसी भी वस्तु को जलने में सहायता, लेकिन खुद यह बहुत ज्वलनशील है, खुद यह बहुत ज्वलनशील है। एक प्रश्न होगा आपके नोट में और इसका हम उत्तर अभी बता दे रहे हैं, आप बनाइएगा बाद में, कि हाइड्रोजन गैस में एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाने पर क्या होगा? तो हाइड्रोजन जलने में सहायक नहीं है, वो बुझ जाएगा मोमबत्ती, लेकिन हाइड्रोजन स्वयं जलने लगेगा क्योंकि ये ज्वलनशील है। बात को समझे कि नहीं? हाइड्रोजन अति ज्वलनशील गैस है, अति ज्वलनशील। और हाइड्रोजन अति ज्वलनशील है, और इसी आधार पर एक प्रश्न पूछे जाते हैं बनाकर कि हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर में एक जलती हुई मोमबत्ती को ले जाने पर क्या होगा? तो जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलने में सहायता नहीं करते हैं। जिस तरह ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता करते हैं, हाइड्रोजन गैस जलने में सहायता नहीं करते। लेकिन मोमबत्ती ले गए हैं, जलती हुई हाइड्रोजन में आग लगा देगा, हाइड्रोजन जलने लगेगा, मोमबत्ती बुझ जाएगा, हाइड्रोजन जलने लगेगा। अब आप कहिएगा तो फिर तो थोड़ी देर में मोमबत्ती भी जलने लगेगा, उतना
नहीं सोचना है। तत्काल क्या होगा ये बात आप समझे कि नहीं समझे? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों? हाइड्रोजन समझ गए ना? तो इतनी बातें, खोजकर्ता कौन है ये बताने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ नोट में। आइए एक बार हम क्या क्या समझे हाइड्रोजन के बारे में। सबसे पहले हाइड्रोजन आपका क्या है? डायटोमिक। हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हाइड्रोजन के एक अणु का। हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और उदासीन गैस है। वायुमंडल में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व और सबसे हल्की हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व और सबसे हल्की गैस है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कभी कभी किसी को कंफ्यूजन हो जाता है हीलियम होगा, हीलियम कभी नहीं होगा, क्योंकि हीलियम का वजन एक परमाणु का कितना 4 mu होता है, हाइड्रोजन कितना 1 mu। तो सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की तत्व कौन है? और सबसे हल्की होने के कारण यह ब्रह्मांड पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं के बराबर पाया जाता है। अगला हम पढ़े थे हाइड्रोजन के बारे में दोस्तों, कि हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में क्या है? विवादित है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को वर्ग 1 के क्षारीय धातु के साथ और वर्ग 17 के हेलोजन दोनों के साथ रखा गया है। वर्ग 1 के क्षारीय धातु के साथ और वर्ग 17 हेलोजन दोनों के साथ रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन के गुण दोनों से मेल खाते हैं। क्षारीय धातु से भी मेल खाते हैं और हेलोजन से भी मेल खाते हैं। लेकिन यही बात हाइड्रोजन को क्या बना दिया है? विवादित बना दिया है। क्या बना दिया है? हाइड्रोजन आपका क्या है? अति ज्वलनशील। हाइड्रोजन आपका क्या है? अति ज्वलनशील है। आइए दोस्तों, अब बनाने की विधि पर हम जिक्र करते हैं कि कैसे बनाते हैं। बनाने की विधि, हाइड्रोजन को कैसे हम बना सकते। तो बनाने की विधि में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा क्या? प्रयोगशाला विधि, कि लैब में हाइड्रोजन को कैसे तैयार किया जाता है। लैब में हाइड्रोजन को कैसे तैयार किया जाता है। अब देखिए, हाइड्रोजन गैस जो है हमारे प्रकृति में इतने ज्वलनशील है कि मुक्त अवस्था में पाया नहीं जा सकता। मुक्त अवस्था में पाए जाने की संभावना है नहीं। जितने भी हाइड्राइड वाला यौगिक है, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, उन सब में हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। लेकिन इतने ज्वलनशील गैस है कि वायुमंडल में ये मुक्त अवस्था में तो रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। तो इस हाइड्रोजन को कैसे बनाते हैं? तो लैब में कैसे बनाते हैं पहले वो हम देख लेते हैं। लैब में लिया जाता है जस्ता। क्या लिया जाता है? जस्ता। और इस पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जब जस्ते की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। लैब में जो हाइड्रोजन बनाते हैं इसी विधि के द्वारा बनाते हैं। प्रयोगशाला में दानेदार जस्ता को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराकर दानेदार जस्ता को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराकर कौन सी गैस तैयार की जाती है? प्रयोगशाला में जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराकर कौन सी गैस बनाई जाती है? हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है। यही हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस बनाने की जो यह प्रयोगशाला विधि है,
हाइड्रोजन गैस बनाने की जो यह प्रयोगशाला विधि है, यहां पर 2 सावधानियां बरतनी पड़ती है। सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल तनु ही लेना है, सांद्र नहीं लेना है, क्योंकि तनु के जगह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बना लीजिएगा तो हाइड्रोजन के जगह क्या बनने लगेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि में 2 सावधानियां बरतनी पड़ती है। सल्फ्यूरिक अम्ल हमें सांद्र नहीं लेना है। अगर जस्ते की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करा बैठे तो हाइड्रोजन के जगह सल्फर डाइऑक्साइड बनने लगेगा, हाइड्रोजन के जगह सल्फर डाइऑक्साइड बनने लगेगा। तो एक सावधानी है। उसके बाद जस्ता पूर्णतः शुद्ध नहीं होनी चाहिए, जस्ता पूर्णतः शुद्ध नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जस्ता पूर्णतः शुद्ध इसलिए नहीं होनी चाहिए, जस्ता पूर्णतः शुद्ध इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि शुद्ध जस्ता तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करता है, बहुत धीमी गति से। वहीं जस्ता में थोड़ा सा अशुद्धि मिला दे, कोई भी अशुद्धि, जस्ता में थोड़ा लोहा मिला दीजिए, कॉपर डाल दीजिए, हल्का सा कोई अशुद्धि मिला दीजिएगा जस्ता में, अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होने लगती है और हाइड्रोजन गैस जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस को कैसे तैयार किया जाता है? तो प्रयोगशाला में दानेदार जस्ता को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराकर हाइड्रोजन गैस तैयार की जाती है। प्रयोगशाला में दानेदार जस्ता को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराकर हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि में 2 सावधानियां बरतनी पड़ती है। पहली सावधानियां यह कि हमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ही लेना पड़ेगा, सांद्र नहीं। अगर आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिएगा तो हाइड्रोजन के जगह कौन गैस बनने लगेगा? सल्फर डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है, विषैली गैस। और दूसरी सावधानी की जिंक जो हमारा पूरी तरह से शुद्ध है, जिंक में थोड़ी अशुद्धि मिली होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध जिंक या जस्ता लीजिएगा तो वो अभिक्रिया बहुत धीमी गति से करेगा, अभिक्रिया बहुत धीमी गति से करेगा। थोड़ी सी अशुद्धि मिला देंगे तो अभिक्रिया बहुत तेज गति से होगा, अभिक्रिया बहुत तेज गति से होगा। क्लियर हो गया? लेकिन यह था प्रयोगशाला विधि, ठीक है ना? प्रयोगशाला विधि हाइड्रोजन गैस बनाने की। अब औद्योगिक विधि पर हम जिक्र करेंगे। औद्योगिक विधि, हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है भिन्न भिन्न कार्यों में। और किन किन कार्यों में? जैडन का H2O से अभिक्रिया कराकर H2 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। लेकिन हम क्या पढ़ें कि लैब में कैसे बनाया जाता है। आप पढ़े होंगे 11-12 में, जब आप किसी धातु का अध्ययन करते होंगे तो वहाँ 2 मेथड है। एक प्रयोगशाला में लैब में आप कैसे तैयार कीजिएगा, और एक औद्योगिक स्तर पर कैसे तैयार किया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों, औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन गैस को कैसे तैयार किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर कोक लिया जाता है। क्या? कोक, एकदम लाल तप्त कोक, लाल तप्त कोक, यानी कि बहुत गर्म 998 डिग्री सेल्सियस। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मिश्रण प्राप्त होता है। दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? वाटर गैस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वाटर गैस कहते हैं। इसे वाटर गैस कहते हैं, जल गैस कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं, जल गैस कहते हैं। अब फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन को अलग कर लिया जाता है। ग्राहम के विसरण नियम पढ़े हैं? ग्राहम का विसरण नियम पढ़े थे ना जी? ग्राहम का विसरण नियम उपयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। तो लाल तप्त कोक पर, यानी कि बहुत गर्म कोक पर भाप, ये भाप है दोस्तों, भाप प्रवाहित करने पर क्या बनता है? वाटर गैस। और फिर वाटर गैस से हाइड्रोजन को क्या कर लिया जाता है?
तो हाइड्रोजन बनाने की पहली औद्योगिक विधि आपके सामने में है। और दूसरी औद्योगिक विधि है दोस्तों कि लाल तप्त कोक पर ही वायु प्रवाहित करने पर, क्या प्रवाहित करने पर, लाल तप्त कोक, अति तप्त कोक या लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है। यह प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो कभी आप मिस्टेक नहीं करिएगा, यह है हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि। तो लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर जल गैस यानी कि वाटर गैस, और लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करने पर क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस बनता है। यह भी आप थोड़ा याद रखिएगा। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर जल गैस, लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करने पर प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का मिश्रण है और प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। और यह हाइड्रोजन बनाने की विधि है नहीं, आपको हम बता दिए हैं, क्योंकि कोक का इस्तेमाल यहां पर भी होता है। क्लियर है दोस्तों? बातों को समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? हाइड्रोजन गैस बनाने की औद्योगिक विधि को समझे कि नहीं समझे? ये औद्योगिक विधि नहीं है, लेकिन बता दिया, आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि वाटर गैस प्रोड्यूसर गैस के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा है। तो अब आइए, पहली औद्योगिक विधि समझ गए, दूसरी औद्योगिक विधि को समझते हैं। लाल तप्त लौह पर भाप प्रवाहित करने पर Fe3O4 क्या बनता है? बैलेंस करिएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 4 4 दूनी 8, 4 हो गया। क्लियर हो गया? तो बैलेंस करने की कोई जरूरी नहीं है। दूसरी विधि हाइड्रोजन गैस बनाने की ये है, ठीक है ना? दूसरी विधि आपके सामने है कि लोहा पर, एकदम गर्म लोहा पर भाप प्रवाहित करने पर भी कौन गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है ना? हाइड्रोजन गैस बनाया जाता है। लाल तप्त लौह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर भी क्या बनते हैं दोस्तों? लाल तप्त लौह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर क्या बनते हैं? हाइड्रोजन गैस बनते। कोई दिक्कत? बातों को समझ गए? हाइड्रोजन गैस बनाने की पहली औद्योगिक विधि क्या थी? लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर वाटर गैस बनाया। अब फिर वाटर गैस से हम हाइड्रोजन को क्या कर लिए? हाइड्रोजन गैस बनाने की दूसरी औद्योगिक विधि है कि लाल तप्त लौह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस बनते। लाल तप्त लौह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस बनते हैं। क्या बनते हैं? कोई दिक्कत नहीं। तीसरी विधि है, और जो सबसे ज्यादा वर्तमान समय में इस्तेमाल किया जा रहा है, जल का इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस तो समझा दिए, कई बार इसका जिक्र किया विद्युत अपघटन का। तो जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन चला जाएगा एनोड पर और हाइड्रोजन चला जाएगा कैथोड पर। हाइड्रोजन चला जाएगा। तो वर्तमान समय में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा जो तैयार किया जाता है वो जल का विद्युत अपघटन करके तैयार किया जाता है। जल का विद्युत अपघटन करके तैयार किया जाता है। जल का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है। और जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन धनात्मक आयन बनते हैं और ऑक्सीजन ऋणात्मक आयन बनते हैं। तो औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन को 3 तरह से बनाया जाता है। औद्योगिक या कॉमर्शियल लेवल पर हाइड्रोजन को 3 स्तर पर तैयार किया जाता है। लाल तप्त कोक को जलवाष्प प्रवाहित करके, लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित करके, लाल तप्त कोक पर भी भाप ही प्रवाहित होता है, जलवाष्प नहीं। लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करके, अति तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित करके और जल का हाइड्रोजन के गुण को समझे, बनाने के तरीके को समझे। क्लियर? अगले क्लास में अब चर्चा करेंगे दोस्तों।
क्वेश्चन बनाते जाइएगा। ठीक है ऑनलाइन दोस्तों, क्लास को स्टॉप मारते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। फिजिक्स का नोट चेंज नहीं ना करिएगा, बिल्कुल दोस्तों। मौका मिलेगा कर देंगे, नहीं मौका मिलेगा नहीं करेंगे। क्या नोट कब कौन चेंज हो जाए कहना मुश्किल है। मास्टर वाला में काम करेगा, बीपीएससी वाला में काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा दोस्तों, हर जगह काम करेगा। अब टीचर का बीपीएससी वाला टीचर में हाइड्रोजन अलग विधि से बनेगा कि यही विधि से बनेगा? तो बिल्कुल काम करेगा। हम शुरुआत से ही बता रहे हैं कि हर जगह काम करेगा। आज गर्मी नहीं लग रहा है, गर्मी वो नया सेंटर पर लगता है, पागल जैसे गर्मी।